स्वागत है आपका भूत गांव में। यहाँ की हर कहानी किसी रूह का सच है जो कभी इस मिट्टी में जीती थी और अब सिर्फ इंतजार करती है किसी को फिर से सुनाने का। कहानी शुरू करने से पहले जरा बताइए आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और रात के कितने बजे हैं। अगर इस कहानी ने आपको सच में सिहरन दी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भूत गांव में हर रात एक नई रूह जिंदा होती है। और हां, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका हर कमेंट किसी रूह तक पहुंच जाता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज की कहानी है शादी के बाद का कमरा, जहां दीवारें भी सांस लेती हैं और पंखे से झूलता दुपट्टा अब भी हिलता है। दूर कहीं शाम की लाल धुंध में लिपटा नरहरपुर गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। हवा में धान की गंध थी, कहीं कहीं चूल्हों का धुआं उठता और सड़क के उस पार पुरानी हवेली की दीवारों पर कोए बैठे थे, जैसे कुछ देखने के इंतजार में हो। सावित्री ने जब पहली बार उस हवेली का फाटक पार किया, उसके पांवों की महावर मिट्टी में हल्का सा ढस गई। ढोलक की थापें धीरे धीरे थम रही थीं और औरतों की सुहाग गीत की आवाजें एक एक कर मंद पड़ती जा रही थीं। बहू आ गई, मालती ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मुस्कान औपचारिक। वहीं देव सिंह ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, अंदर ले चलो, मुहूर्त निकल न जाए। हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा तुलसी चौरा था, पर उसकी मिट्टी सूखी थी, जैसे महीनों से किसी ने पानी नहीं डाला हो। सावित्री ने हल्की झिझक के साथ दहलीज पार की। एक पल को उसे लगा कि फर्श के नीचे कोई सांस ले रहा है, पर उसने इसे थकान समझकर झटक दिया। हवेली बाहर से जितनी भव्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही ठंडी थी। दीवारों पर पुराने चित्र, किसी ठाकुर साहब की मूंछें, किसी औरत के सिंदूर भरे बाल। कमरे में धूप नहीं आती थी, सिर्फ लालटेनें थीं। पीले प्रकाश में दीवारों की परछाइयां कांप रही थीं। यहीं ठहरना होगा आज रात, मालती ने कहा। वो कमरे का दरवाजा खोल रही थी। पुरानी कुंडी कर्र कर्र की आवाज के साथ खुली। सावित्री ने देखा, कमरे की छत पर एक पुराना पंखा लटका था, जिसकी पत्तियों पर धूल जमी थी। कपड़े की रस्सी पर एक जगह दीवार के पास हल्का सा दाग था, किसी पुराने कपड़े के निशान जैसा। यह? सावित्री ने पूछा। मालती ने जल्दी से कहा, पुराना दाग है बहू। 2 साल पहले किसी ने कपड़ा सुखाया था, पर उसकी आंखें जमीन पर थीं। सावित्री ने कुछ और पूछना चाहा, मगर तभी बाहर से किसी औरत ने कहा, पंडित जी ने कहा था कमरे में देर तक मत रहना पहले दिन। मालती ने झट दरवाजा बंद किया। लोगों की बातें सुनना बंद करो, उसने सख्त लहजे में कहा। रात जब पूरी तरह उतर आई तो हवेली एकदम स्थिर हो गई। बस कहीं दूर से सियार की आवाज और दीवार पर टिक टिक करती घड़ी। सावित्री ने अपने हाथ की चूड़ियां उतारी, पायल खनक कर फर्श पर रखी। कमरे की हवा भारी थी, जैसे कोई और भी सांस ले रहा हो। वो लालटेन बुझाने उठी ही थी कि पंखे की डोरी हिली, बहुत हल्के से। हवा बिल्कुल बंद थी। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीमे से कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं आया। बस छत से कुछ गिरा, एक पुराना धागे का टुकड़ा, लाल रंग में सना हुआ। सुबह होते ही उसने देखा कि कमरे के कोने में कमली खड़ी है, हवेली की मूक नौकरानी। कमली ने हाथों के इशारे से पूछा, रात ठीक रही? सावित्री ने बस सिर हिला दिया। मालती बाहर से आई। भूल जाओ, ये हवेली पुरानी है, आवाजें देती हैं, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन जब सावित्री ने आईने में देखा, आईने के भीतर उसके पीछे दीवार पर किसी ने उंगलियों से नाम लिखा था, गौरी। दोपहर में बाहर चौपाल पर बूढ़ी औरतें बातें कर रही थीं। एक ने कहा, नई बहू को उसी कमरे में रखा है। दूसरी बोली, पंडित ठाकुरदास ने कहा था आत्मा बंधी है अभी भी। भोलानाथ चौकीदार ने लाठी से जमीन पर ठक ठक की।
बकवास बंद करो, ठाकुर के घर का नाम मत लो रात में। सावित्री ने खिड़की से यह सब सुना और देखा कि हवेली के पुराने कुएं पर कोई खड़ा था, नीले घाघरे में, बिना चेहरे के। वो भागकर कमरे में आई, लालटेन जलाना चाहा, पर माचिस की तीली 3 बार बुझी, चौथी बार लौ जली और उसी पल दीवार पर छाया बनी किसी झूलते शरीर की। रात को जब वीरेंद्र आया, उसने सावित्री के चेहरे की सफेदी देखी। क्या हुआ? सावित्री ने बस इतना कहा, आपकी पहली पत्नी, उसका नाम गौरी था ना? वीरेंद्र ने चौंक कर कहा, किसने बताया तुम्हें? उसने, सावित्री ने धीमे स्वर में कहा। कमरा फिर से शांत हो गया। बाहर हवेली की टूटी दीवारों पर नीम के पत्ते हिल रहे थे और छत पर वही दुपट्टे जैसा दाग हवा में हल्का सा कांप रहा था। रात गहरी थी। बाहर कुएं के पास मेंढक टर्र टर्र कर रहे थे, लेकिन हवेली के अंदर सन्नाटा गूंजता था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांस भारी लगने लगे। सावित्री लालटेन के पास बैठी थी, पर उसकी लौ अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी हवा में फंसी हो। शादी को 3रा दिन था। दिन में सब सामान्य लगता। मालती रसोई में, देवसिंह बाहर खेतों में और वीरेंद्र गांव के काम से निकल जाता। पर जैसे ही सूरज ढलता, हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें उठती, लकड़ी के चरमराने जैसी नहीं, बल्कि किसी की धीमी सांस जैसी। सावित्री ने खिड़की से देखा, कुएं के पास वही नीला घाघरा फिर दिखाई दिया। वो आकृति धीरे धीरे पीछे हटी और पेपाल के पेड़ की परछाई में गुम हो गई। सावित्री ने दरवाजा बंद किया। 2 कुंडियां, फिर भी भीतर से लग रहा था जैसे कोई दूसरी तरफ से हल्का सा धक्का दे रहा हो। सुबह कमली ने आते ही सावित्री को चुपचाप इशारा किया। उसके हाथ में मिट्टी के निशान थे, जैसे उसने दीवार छुई हो जहां कुछ लिखा था। सावित्री ने पूछा, कौन लिखता है ये नाम हर रात? कमली ने सिर झुकाया और मिट्टी पर उंगली से बस एक शब्द लिखा, वो। फिर झट से चली गई। दोपहर को मालती आई। बहू, कुछ देखना सुनना मत, ये घर बहुत कुछ निगल चुका है। सावित्री ने पूछा, आपकी बहू गौरी सच में? मालती ने बात काट दी। भगवान का नाम लो, उसका नहीं। पर उसी शाम जब मालती पूजा के लिए तुलसी चौरे पर दिया जला रही थी, दिया 3 बार बुझा और जब उसने चौरे के पीछे झांका, दीवार पर मिट्टी से उकेरा था, मुझे मत बांधो। रात को सावित्री ने वीरेंद्र से कहा, आपके कमरे में अजीब आवाजें आती हैं, कोई फुसफुसाता है। वीरेंद्र ने खिड़की बंद करते हुए कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है, लकड़ी सिकुड़ती है, इसलिए आवाज आती है। सावित्री ने धीमे से कहा, अगर लकड़ी बोलती है तो वो मेरे नाम से क्यों पुकारती है? वीरेंद्र चुप रहा। उसने बस लालटेन की लौ बढ़ाई, फिर तकिए के नीचे से एक पुरानी चाबी निकाली, बहुत पुरानी, काली पड़ चुकी। यह उस कमरे की दूसरी चाबी है, उसने कहा। जिस दिन यह अपने आप घूमे, समझ लेना कोई लौट आया है। उस रात सावित्री ने पहली बार वो आवाज साफ साफ सुनी, कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट, मत बांधो, मत बांधो। उसने लालटेन उठाई और धीरे से दरवाजे के पास गई। कुंडी धीरे धीरे हिल रही थी, अपने आप। उसके हाथ कांपने लगे। दीवार से सटा दर्पण हल्का सा हिला और उसमें उसने देखा अपने पीछे किसी की छाया, जो उसकी तरह ही साड़ी में थी, पर पांव जमीन से ऊपर थे। वो घबराकर पीछे मुड़ी। कमरा खाली था, पर हवा में गंध थी, चंदन और राख की मिली जुली। अगले दिन मालती ने पंडित ठाकुर दास को बुलाया। पंडित ने कमरे में धूप जलाई और कहा, बहू को कमरे से कुछ दिन बाहर सुला दो। देवसिंह ने पूछा, शुद्धिकरण तो कर दिया था ना 2 साल पहले? पंडित की आंखें झुक गईं। हां किया था, पर तब वो दुपट्टा नहीं हटाया गया था, वही बांधता है। सावित्री ने पूछा, कौन सा दुपट्टा? मालती ने झट से बात काटी, कुछ नहीं, पूजा का कपड़ा है। पर उसी रात
जब सब सो गए, कमली ने चुपचाप सावित्री के कमरे की खिड़की के पास एक दुपट्टे का कोना लटकता देखा। लाल, पुराना, धूल से भरा और हवा में अपने आप हिलता हुआ। अब हवेली हर रात बोलने लगी थी। कभी छत से पायल की आवाज आती, कभी किसी के रोने की। सावित्री ने अपने कानों में रुई ठूंसी, पर आवाज अंदर से आने लगी, उसके सिर के भीतर। वो शब्द वही थे, मुझे मत बांधो। और फिर उस रात जब लालटेन की लौ बुझी, वो खुद से बोल उठी, उसी आवाज में जो उसकी नहीं थी, वीरेंद्र, मैं लौट आई हूं। रात बीत चुकी थी, लेकिन हवेली में सुबह नहीं उतरी थी। जैसे अंधेरा अब इस घर की दीवारों में बस गया हो। सावित्री खिड़की के पास बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरे पर नींद की एक भी लकीर नहीं। कमली ने जब दरवाजा खोला, कमरे में धूप नहीं थी, सिर्फ सर्द गंध, जैसे किसी बंद जगह में भीगी मिट्टी सड़ गई हो। कमली कमरे की झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू की हर झटके के साथ दीवार से हल्की धूल गिरती, लेकिन साथ ही कुछ और भी, छोटे छोटे सफेद टुकड़े, जैसे किसी नाखून से खुरचा गया हो। सावित्री ने झुककर देखा, दीवार पर बहुत हल्के, लगभग मिटे हुए निशान थे, उंगलियों के खुरचाव जैसे, जो नीचे फर्श तक आते थे। उसने हथेली से उन निशानों को छुआ। ठंडी नमी उसके उंगलियों में उतर आई। फिर बहुत धीरे धीरे उन उंगलियों के निशानों के बीच कुछ आकार बनने लगे। एक स्त्री का चेहरा, धुंधला पर पहचानने लायक, गौरी। सावित्री के होंठ सूख गए। उसने दीवार से हाथ हटाया और उस पल दीवार में से किसी ने अंदर से खरोंच लगाई। 3 सीधी लकीरें, ताजी। कमली ने डर कर झाड़ू गिरा दी और पीछे हट गई। सावित्री बोली, नहीं, बस दीवार को देखती रही, जहां अब वो खरोंच धीरे धीरे मिट्टी में बदल रही थी। उस रात हवेली में ठंड अचानक बढ़ गई। लालटेन की लौ बार बार झपकती, जैसे सांस लेने की कोशिश कर रही हो। देव सिंह ने कहा, इस साल ठंड जल्दी आ गई। पंडित ठाकुर दास जो पूजा करने आए थे बोले, ठंड नहीं ठाकुर साहब, कोई और ठंडी चीज आई है। मालती ने सावित्री को अपने पास बैठाया। बहू, ये सब देखने की आदत मत डालो। जिस चीज को देख लिया वो फिर पीछा नहीं छोड़ती। सावित्री ने पूछा, क्या गौरी ने भी देखा था? मालती का चेहरा सूख गया। गौरी को देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो तो खुद दिखने लगी थी। उस रात सावित्री ने आईने में खुद को देखा, पर चेहरा थका नहीं था, बदला हुआ था। पीछे दीवार थी, वही जहां दिन में खरोंचें दिखी थीं, अब वहां छाया थी। वो छाया धीरे धीरे हिली, जैसे कोई अंदर से रेंग रहा हो। आईने में उसने देखा कि दीवार के भीतर से 2 आंखें उसे घूर रही थीं, पीली, सूजी हुई और बेहरकत। सावित्री ने पलटकर देखा, दीवार वैसे ही थी, शांत, सूखी। पर जब उसने फिर आईने में झांका, आंखें और करीब थीं। उसने लालटेन उठाई और दीवार के पास गई। दीवार पर अब उभरा था एक शब्द, क्यों? सुबह वीरेंद्र घर लौटा। सावित्री ने कांपते स्वर में कहा, आपने कभी उस कमरे में कुछ देखा है? वीरेंद्र ने झूठा मुस्कान दिया, नहीं, बस यादें हैं और कुछ नहीं। सावित्री बोली, गौरी की यादें? वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, गौरी बहुत हंसमुख थी, पर शादी के कुछ ही महीनों में बदल गई। हमेशा कहती थी, हवेली उसे बुलाती है। एक दिन बस उसने खुद को खत्म कर लिया। क्या आपने देखा था? नहीं, सावित्री ने धीरे से कहा, झूठ मत बोलिए, दीवारों ने देखा था। वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कहा तुमने? वो आंखें अब भी वही हैं, सावित्री बोली, और अब वो मुझे देखती हैं। रात के वक्त कमली धीरे से कमरे में आई। उसके हाथ में टूटी हुई माला थी। उसने इशारे से बताया कि कल रात उसने दीवार के पास किसी को खड़ा देखा था, लेकिन छाया जमीन तक नहीं पहुंचती थी। सावित्री ने कहा, कौन था? कमली ने उंगली से हवा में नाम लिखा,
फिर कांपते हाथ से बाकी अक्षर। गौरी। सावित्री के हाथ से लालटेन गिर पड़ी, लौ फर्श पर फैल गई और वहीं दीवार के नीचे जली हुई कालिख में एक और शब्द दिखा, सावित्री। रात के तीसरे पहर अचानक हवेली में एक जोर की आवाज हुई, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर मुट्ठी मारी हो। सब भाग कर आए। देव सिंह ने दरवाजा खोला। दीवार के बीचों बीच दरार थी। पंडित ठाकुरदास बोला, अब ये घर नहीं, श्मशान है। जो बंधी थी अब खुल रही है। मालती रो पड़ी, भगवान, हमने तो शुद्धिकरण किया था। पंडित ने कहा, शुद्धिकरण नहीं, अधूरा काम किया था। आत्मा को छोड़ दिया, सच को बांध दिया। सावित्री दीवार के पास गई। दरार के भीतर से ठंडी हवा निकली और हवा में वही गंध थी, चंदन और राख की। और फिर बहुत धीरे धीरे उस दरार से एक परछाई बाहर निकली। लंबे बाल, लाल साड़ी और पांव जमीन से ऊपर। उसका चेहरा धुंध में ढंका था। वो सावित्री के कान के पास आई और फुसफुसाई, तुम्हें भी बांध दिया जाएगा। रात का तीसरा पहर था। हवेली की दीवारें ओस से गीली लग रही थीं, जैसे रात ने खुद रोया हो। बाहर कहीं कोई कुत्ता लगातार भौंक रहा था और बीच बीच में दूर तालाब से किसी औरत के रोने की बहुत धीमी आवाज आती थी। सावित्री लालटेन के सामने बैठी थी। आंखें खुली, लेकिन उनमें नींद नहीं थी। कमरे की हवा में अब एक अलग गंध बस गई थी, गुलाब और धुएं की मिली जुली। वो गंध हर रात बढ़ जाती। जब सावित्री सांस लेती, उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके गले पर अदृश्य रस्सी डाल दी हो। कमली अब उस कमरे में आने से भी डरती थी। जब मालती ने उसे झाड़ू लगाने कहा तो वो बाहर ही खड़ी रही, सिर झुकाकर बोली, मां जी, वो ऊपर कुछ लटक रहा है। मालती ने चौंक कर कहा, क्या? कमली ने बस आसमान की ओर उंगली उठाई, छत की बीम की तरफ। सावित्री ने धीरे से सिर ऊपर उठाया। छत की काली लकड़ी पर कोई परछाई थी, उलटी लटकती, बाल हवा में झूलते हुए। वो परछाई हिल रही थी जैसे झूले की तरह। वो कौन? सावित्री की आवाज कांप गई। कमली रोने लगी और बिना पीछे देखे भाग गई। रात के खाने पर मालती बहुत देर तक चुप रही। देवसिंह ने पूछा, कहीं फिर वही तो नहीं? मालती बोली, पंडित ठाकुरदास ने कहा था, अगर दुपट्टा नहीं हटाया गया तो आत्मा चैन नहीं पाएगी। वीरेंद्र ने झुंझलाकर कहा, बस कीजिए मां, ये सब अंधविश्वास है। मालती ने उसकी ओर देखा। अंधविश्वास? उसी दिन जब गौरी मरी थी तुम कहां थे? वीरेंद्र का चेहरा उतर गया। सावित्री के हाथ से गिलास छूट गया, धड़ाम की आवाज, और उसी पल ऊपर से हल्की सरसराहट, जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो। देवसिंह बोला, बस करो, घर में डर मत फैलाओ। मालती उठी और बोली, डर नहीं, सच्चाई फैल रही है। उस रात सावित्री कमरे में अकेली थी। लालटेन की लौ बुझ बुझ कर टिमटिमा रही थी। वो तकिए पर सिर रखी रही थी कि ऊपर से हल्की कर्र की आवाज आई, जैसे रस्सी खींच रही हो। उसने गर्दन उठाई। छत की बीम से वही लाल दुपट्टा झूल रहा था जो 2 साल पहले गौरी का था। वो धीरे धीरे हवा में हिल रहा था, पर कमरा बंद था। न खिड़की खुली थी न दरवाजा। सावित्री के होंठ सूख गए। उसने आंखें बंद की, पर आवाज रुक नहीं रही थी। कानों में फुसफुसाहट आई, अब तेरी बारी है। सावित्री ने आंखें खोली और सामने आईने में देखा कि कोई उसी के पीछे खड़ा है। लंबे बाल, लाल साड़ी, पैर जमीन से ऊपर। उसका चेहरा स्याह, पर होंठ हिल रहे थे। क्यों रह रही है मेरे कमरे में? क्यों पहनती है मेरी चूड़ियां? क्यों सोती है मेरे पलंग पर? सावित्री ने चीखने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। उसने कांपते हाथों से लालटेन उठाई। लौ तेज हुई, पर आईने में वो आकृति और साफ दिखी। अब उसकी गर्दन तिरछी लटक रही थी, रस्सी में फंसी हुई। अगली सुबह पंडित ठाकुरदास फिर बुलाए गए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर जैसे ही कमरे की चौखट पर कदम रखा,
उनकी माला की डोरी टूट गई, मोतियां फर्श पर बिखर गईं। ये जगह अब पूजा लायक नहीं रही। पंडित ने कहा, यहां आत्मा नहीं, यादें फंसी हैं। जो मर गई वो तो चली गई, पर जो झूठ बोला गया वो अब जलने लगा है। देवसिंह बोला, क्या मतलब? पंडित ने कहा, किसी ने इस कमरे में पाप छिपाया है। जब तक सच नहीं खुलेगा, आत्मा नहीं जाएगी। वीरेंद्र ने मुंह फेर लिया। सावित्री की आंखें उसे देख रही थीं, धीरे धीरे, जैसे उसे अब समझ आने लगा था कि यह सब केवल प्रेत नहीं, सच की परछाई है। उस रात पूरा घर सो गया, पर सावित्री जाग रही थी। वही सर्द हवा, वही गंध, वही खामोशी। उसने लालटेन बुझाई और धीरे से छत की ओर देखा। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अचानक फर्श पर किसी चीज की परछाई पड़ी। वो उलटी थी, मानो कोई ऊपर लटक रहा हो। सावित्री ने कांपते हुए पीछे कदम लिया। छत से धीरे धीरे झूलता शरीर दिखा, गौरी का, आंखें बंद, होंठों पर मुस्कान। वो धीरे धीरे झूलते हुए फुसफुसा रही थी, मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो। लालटेन अपने आप जल उठी। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। हर परछाई में वही आकृति, वही लटकता साया। सावित्री चीख पड़ी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी अंदर से लग गई। सुबह जब मालती और देवसिंह ने दरवाजा खोला, अंदर सन्नाटा था। सावित्री जमीन पर बेहोश पड़ी थी, पर उसके हाथ ऊपर की ओर फैले हुए थे, जैसे किसी को छूना चाहा हो। वीरेंद्र ने उसे उठाया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई पहचान नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, वो अभी भी यहां है, छत से झूल रही है। देवसिंह ने ऊपर देखा। छत खाली थी, पर बीम की लकड़ी पर गहरा दाग था, रस्सी के निशान जैसा। रात का आसमान बादलों से ढंका था। हवेली के ऊपर उड़ते चमगादड़ों की परछाइयां दीवारों पर गिरती और फिर गायब हो जाती। हर चीज में एक बेचैनी थी, जैसे हवेली अब सांस ले रही हो। सावित्री के भीतर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब जिज्ञासा घर कर गई थी। कभी वो आईने में अपने चेहरे को देखती और सोचती, क्या मैं अब भी मैं हूं, या कोई और बोलने लगी है मेरे अंदर। सुबह मालती ने सावित्री को रसोई में देखा। वो चूल्हे में आग जलाए बैठी थी, पर उसकी आंखें धुएं में नहीं, कहीं और देख रही थीं। मालती ने पुकारा, बहू। सावित्री ने धीमे से सिर घुमाया, लेकिन आवाज आई किसी और की, मां जी। वो स्वर सावित्री का नहीं था, गहरा, भारी और थरथराता हुआ। मालती के होंठ सूख गए। तूने मुझे मां जी कहा? उसने कांपते हुए पूछा। सावित्री मुस्कुराई। पहले भी तो कहती थी, जब जिंदा थी। मालती पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़खड़ाकर बाहर चली गई और देवसिंह से बोली, वो अब वही बोलने लगी है, वही। दोपहर को पंडित ठाकुरदास फिर बुलाए गए। उन्होंने मंत्र पढ़े, लेकिन कमरे की हवा हर बार और भारी होती गई। धूप बत्ती का धुआं ऊपर नहीं जा रहा था, वहीं घूमकर नीचे गिर रहा था। सावित्री ने धीरे से कहा, पंडित जी, धूप यहां क्यों नहीं रुकती? पंडित ने कहा, क्योंकि यहां किसी की सांस चल रही है बहू। सावित्री ने ठंडी हंसी हंसी। हां, उसकी, जो कभी रुकी ही नहीं। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज दोहरी थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। पंडित के मुंह से माला गिर गई। वो पूरी तरह आ गई है। उसने धीमे स्वर में कहा। रात को जब सब सो गए, सावित्री, या कहो गौरी, वीरेंद्र के कमरे में गई। वो बिस्तर पर बैठा था, आंखों में भय और शर्म का मिला जुला भाव। उसने कहा, सावित्री, पास मत आओ। वो मुस्कुराई, लेकिन आवाज आई, गौरी की। क्यों डर रहे हो वीरेंद्र? अब तो पहचान भी नहीं पा रहे। वीरेंद्र ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये तू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो और करीब आई। उसकी आंखें लाल थीं। तूने खुद बांधा था मुझे उस रात, उस लाल दुपट्टे से। कहा था, चुप रहो, कोई सुन लेगा।
वीरेंद्र का चेहरा पसीने में भीग गया। मैंने नहीं मारा, वो एक गलती थी। गलती? उसकी आवाज गूंजी। गलती तब होती है जब कोई ठोकर खा जाए, पर तूने तो रस्सी बांधी थी। कमरे में हवा घूमने लगी, लालटेन झिलमिलाई और बुझ गई। बस एक आवाज बची, मुझे मत बांधो। सुबह कमली चुपचाप सावित्री के कमरे में आई। वो अब बिल्कुल शांत बैठी थी, आंखें खुली पर उनमें जीवन नहीं था। कमली ने इशारों में कहा, क्या आप ठीक हैं? सावित्री ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और बहुत ठंडे स्वर में बोली, कमली, तुझे याद है वो रात? कमली कांप गई। जब तूने मुझे बीम से नीचे उतारा था, तू ही थी ना? कमली की आंखों में आंसू भर आए। वो पीछे हटना चाहती थी, पर सावित्री, या अब कहो गौरी, ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत डर, तूने मुझे नहीं मारा, तूने मुझे देखा था, अब फिर से देख। कमली ने सिर उठाया। आईने में उसने देखा कि सावित्री के पीछे कोई और खड़ी है। वही लाल साड़ी, वही टेढ़ी गर्दन, वही मुस्कान। उस रात मालती ने देवसिंह को सब बता दिया। गौरी ने खुद नहीं मारा था खुद को, वो चीख रही थी। वीरेंद्र ने उसका गला दबाया था, मैंने देखा था। देवसिंह ने कुर्सी पकड़ी, उसका शरीर कांप उठा। तूने छिपाया? घर की इज्जत के लिए। इज्जत? वह चिल्लाया। इज्जत के लिए हमने आत्मा बांध दी। कमरे की दीवारें गूंज उठीं, जैसे हवेली भी सुन रही हो। ऊपर से अचानक वही रस्सी नीचे लटक आई, उसी लाल दुपट्टे में बंधी, और हवा में फिर वही आवाज गूंजी, मुझे मत बांधो। अब सावित्री पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका चेहरा, सब गौरी की तरह हो गया था। वो आईने के सामने बैठी और बोली, अब मैं आई हूं तो कौन जाएगा? कमली बाहर से दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस भीतर से ठंडी हंसी की गूंज थी। जब दरवाजा तोड़ा गया, सावित्री खिड़की के पास खड़ी थी। उसके पीछे हवा में लाल दुपट्टा झूल रहा था और उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोली, अब वो चैन में है और मैं भी। कमली ने नीचे देखा। फर्श पर दो परछाइयां थीं, एक सावित्री की और एक गौरी की। दोनों एक दूसरे में मिलती जा रही थीं। रात पूरी तरह सांवली थी, आकाश में चांद कहीं नहीं, बस नीम के पत्तों के पीछे अंधेरा झिलमिला रहा था। हवेली के आंगन में लालटेनें बुझ बुझ कर जल रही थीं, जैसे वे भी डर के कारण सांस रोक रही हों। मालती चौखट के पास बैठी थी, उसकी उंगलियां तुलसी माला की मनकों पर ठिठकी हुई थीं। दूर से घंटों सा स्वर गूंजा, फिर दरवाजे पर धीमी दस्तक, थक थक। भोलानाथ ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने खड़ा था एक लंबा काला साधु, गले में हड्डियों की माला, शरीर पर राख, आंखें जलती कोयले सी। मुझे बुलाया गया था, उसने कहा। पंडित ठाकुरदास ने नमस्कार किया। बाबा, इस हवेली में शांति नहीं रही। अघोरी हंसा। शांति कभी थी भी नहीं। जहां झूठ दफन हो, वहां आत्माएं सड़ने लगती हैं। देवसिंह ने सिर झुकाया। बाबा, मेरे घर की लाज बचाइए, अघोरी ने धीमे स्वर में कहा। लाज नहीं, सच बचाइए, क्योंकि सच मरेगा तो कोई और जिएगा भी नहीं। अघोरी सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर पग के साथ लकड़ी कर 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 उठती। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजे पर हाथ रखा। यहीं थी वो? मालती ने धीमे से कहा। हां बाबा, यहीं गौरी। वाक्य पूरा ना हो सका। कमरे के भीतर से एक सांस गूंजी। मत आओ। अघोरी ने दरवाजा खोल दिया। सावित्री खड़ी थी, पर उसकी आंखों में किसी और का प्रकाश था। वो धीरे से मुस्कुराई। कितनी रातें हो गईं बाबा, मुझे मुक्त करने को? अघोरी चुप रहा, फिर बोला, मुक्ति सच से मिलती है, मंत्र से नहीं। उसने कमरे के बीच गोबर, गंधक और भस्म से एक घेरा बनाया, दीपक जलाया। मंत्रों की आवाज फैल गई। एयूएम काल भैरवाय नमः। हवा सिहर उठी, दीवारें गूंजने लगीं। अघोरी ने कहा, जिसने इस आत्मा को बांधा था वो स्वीकार करे। सबकी नजर वीरेंद्र पर गई। उसके होंठ कांपे,
मैंने कुछ नहीं किया। सावित्री के होंठ खुले, पर बोली गौरी की आवाज, कह दो झूठ एक बार फिर वीरेंद्र, देखो आग कैसे तुम्हारा नाम लेती है। लाल दुपट्टा बीम से नीचे गिरा और घेरे में आ लगा। वो अपने आप हिलने लगा, मानो किसी अदृश्य गर्दन को अब भी पकड़े हुए हों। अघोरी ने आंखें मूंद लीं। जो दोषी है उसके मुख से सत्य न निकला तो यह आग तेरा नाम लेगी। वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू नहीं, खून सा पसीना निकला। मैंने चाहा था वो चुप रहे, घर की इज्जत के लिए रस्सी डाली थी, पर वो मर गई। हवा में एक चमक फैली, बीम की लकड़ी से राख झर गई। गौरी की आवाज फिर आई, अब मुझे कोई मत बांधे, अब सच बोल दिया गया है। अघोरी ने लाल दुपट्टे को अग्नि में डाल दिया। लपटें ऊंची उठीं और कमरे में गूंज गई गौरी की हंसी, पहले भयानक, फिर धीरे धीरे शांत। हवा सुगंधित हो गई, गुलाब और भस्म की मिली जुली महक। अघोरी ने सावित्री की ओर देखा। वो जमीन पर गिरी पड़ी थी, पर उसके चेहरे पर शांति थी। मालती रो उठी। बहू, अघोरी बोला, ये बहू अब दोनों की है, जिसका शरीर था और जिसकी आत्मा। पहली किरण जब दीवार पर पड़ी, अघोरी फाटक की ओर जा रहा था। देव सिंह ने कहा, बाबा, क्या अब शांति मिलेगी? अघोरी रुक गया। शांति मिली तो हवेली टूट जाएगी। कभी कभी आत्माएं नहीं, घरों की यादें बंध जाती हैं। वो चल पड़ा। उसके कदमों के पीछे भस्म की लकीर रह गई। ऊपर बीम पर अब दुपट्टा नहीं था, बस हल्की राख की रेखाएं और एक अनसुनी फुसफुसाहट। अब मैं मुक्त हूं। सुबह की रोशनी हवेली की दीवारों तक नहीं पहुंची थी। कोहरे में डूबी हवेली अब पहले से और भारी लग रही थी, जैसे हर ईंट पिछले रात की सच्चाई से थक चुकी हो। देव सिंह आंगन में खड़ा था। पंडित ठाकुरदास अब तक नहीं गए थे और मालती के चेहरे पर गहरी थकान थी। उसने एक ही बात दोहराई, अब बहुत हो गया, इस हवेली को छोड़ना ही होगा। मालती ने सावित्री के कमरे के सामने रुककर कहा, बहू, हम अब यहां नहीं रहेंगे। इस घर की हवा ही जहरीली है। सावित्री खिड़की के पास बैठी थी, बाल बिखरे पर चेहरा शांत। उसने बिना देखे कहा, कहां जाओगी मां जी? जहां जाओगी ये कमरा तुम्हारे साथ जाएगा। मालती के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या बक रही हो? सावित्री ने धीरे से मुस्कुराया। गौरी नहीं गई है मां जी, वो बस कमरा बदलती है। मालती घबराकर पीछे हटी और दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं अब इस कमरे का ताला लगा रही हूं, इस बार हमेशा के लिए। मालती ने भारी सांकल उठाई और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। कुंडी में जंग लग चुकी थी, पर उसने जोर लगाकर घुमा दी। टिक, धातु की आवाज पूरे आंगन में गूंजी। पंडित ठाकुरदास ने मंत्र पढ़ा और दरवाजे पर गंगा जल छिड़का। अब सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा। मालती ने सिर झुकाया। भगवान करे ऐसा ही हो। फिर सब बाहर चले गए। हवेली एक पल को पूरी तरह शांत हो गई, लेकिन उस सन्नाटे में भी किसी की धीमी फुसफुसाहट थी। ताला लगा दिया? अच्छा किया। रात के गहराते ही हवेली में हवा बंद हो गई। पत्तों की सरसराहट तक रुक गई थी, पर अचानक अंदर से थक 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 कुंडी हिलने लगी। भोलानाथ चौकीदार दौड़कर आया। ठाकुराइन, ऊपर के कमरे से कोई दरवाजा पीट रहा है। मालती बाहर आई, हाथ में लालटेन थी। किसने? कोई नहीं दिखा, मगर आवाज अंदर से आ रही है। देव सिंह ने गहरी सांस ली। शायद हवा हो, पर पंडित ठाकुरदास ने सिर हिलाया। हवा नहीं ठाकुर साहब, ये वो है जो अभी भी बंद नहीं हुई। अचानक अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। मां जी। आवाज सावित्री की थी, मगर उसमें गूंज गौरी की थी। दरवाजा मत खोलना, अब मैं खोलूंगी। रात के तीसरे पहर दरवाजा अपने आप कांपने लगा। सांकल जोर से हिली, कुंडी घूमी अपने आप, और फिर एक तेज आवाज के साथ ताला टूट गया। मालती और देव सिंह ऊपर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। भीतर अंधेरा था, मगर दीवारें लालटेन की रोशनी में गीली लग रही थीं।
जैसे उनमें से पसीना या खून रिस रहा हो। सावित्री कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, पर उसकी आंखें बंद थीं। वो हौले से बोली, तुमने मुझे बांधा था, अब मैं बांधूंगी। देवसिंह आगे बढ़ा, बहू, भगवान के लिए होश में आओ। सावित्री ने आंखें खोली। वो लाल थी और प्यूपिल्स गायब। उसने एक पुराना दुपट्टा उठाया, वही जो राख बन चुका था, अब फिर से लाल चमकने लगा। वो आगे बढ़ी और मालती की ओर देखा। तुमने कहा था घर की इज्जत के लिए, अब इस घर की इज्जत यही दुपट्टा है। कमरे की दीवारें अब सांस लेने लगीं। सचमुच हर दीवार से हल्की आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहटें, रोना, हंसी। पंडित ठाकुरदास ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर माला टूट गई। भोलानाथ सीढ़ियों से गिर पड़ा और बाहर भाग गया। कमरे की खिड़की अपने आप खुली और तेज हवा के साथ अंदर धूल का तूफान आया। लालटेन बुझ गई, पर फिर लौ अपने आप जली, इस बार नीली। उस नीली लौ में मालती ने देखा दीवारों से हाथ निकल रहे थे, सैकड़ों हाथ जो ताले को पकड़कर फिर से बंद कर रहे थे। सावित्री की आवाज आई, अब यह कमरा किसी के खुलने के लिए नहीं रहेगा। सुबह जब सूरज निकला, दरवाजा फिर से बंद था, इस बार अंदर से। देवसिंह ने कई बार आवाज लगाई, बहू, सावित्री। कोई जवाब नहीं आया। ताले की दरारों से धुआं निकल रहा था, चंदन और राख की गंध के साथ। मालती रोने लगी, मैंने पाप किया था, मैंने आत्मा को बांधा था। पंडित ठाकुरदास ने धीमे स्वर में कहा, अब यह कमरा किसी इंसान का नहीं रहा, अब यह अपनी आत्मा खुद संभालता है। उन्होंने सिर झुकाया और हवेली से बाहर चले गए। देवसिंह और मालती पीछे मुड़े तो देखा ताले की धातु पर धीरे धीरे कोई शब्द उभर रहे थे, अब मैं बंद करूंगी। हवेली अब फिर से शांत है, पर गांव के लोग कहते हैं रात के तीसरे पहर जब कोहरा गहराता है तो उस कमरे के दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलती है और अंदर से वही धीमी फुसफुसाहट आती है, मुझे मत बांधो। वक्त बीत गया। हवेली अब सुनसान खड़ी थी। टूटी खिड़कियों पर मकड़ियों के जाले, दीवारों पर लिपटी बेलें और आंगन में उगी घास में पुरानी जूतियां दब चुकी थीं। गांव वालों ने उस जगह का नाम ही रख दिया, भूतिया हवेली। कोई वहां दिन में भी नहीं जाता था, पर एक दिन कोई आया। बरसों बाद शहर से एक परिवार उस गांव में पहुंचा। रामनाथ शर्मा, उसकी पत्नी रजनी और उनकी छोटी बेटी अनया। रामनाथ सरकारी कर्मचारी था। उसे सरकारी आवास के रूप में वही पुरानी हवेली मिल गई थी। गांव वालों ने बहुत समझाया, मत रहो ठाकुर हवेली में, वहां रात को औरत रोती है। रामनाथ हंस दिया, अरे अंधविश्वास है सब, भूत वूत कुछ नहीं होता। रजनी डरपोक थी, पर बेटी अनया को वो घर अच्छा लगा। मां, यहां तो बहुत बड़ा कमरा है, मैं यहीं खेलूंगी। किसे पता था वो वही कमरा था, ऊपर वाला कमरा। शाम को जब रामनाथ सामान रख रहा था तो सीढ़ियों के पास कुछ धातु चमकी। उसने देखा एक पुराना टूटा हुआ ताला। उस पर कुछ उकेरा था, लेकिन जंग में आधे अक्षर मिट चुके थे। सिर्फ इतना पढ़ा जा सकता था, अब मैं बंद करूंगी। रजनी ने घबराकर कहा, फेंक दो इसे। रामनाथ ने हंसते हुए बोला, कबाड़ है, फेंक देंगे। पर ताला खुद उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा और थक की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। रजनी ने देखा ताले की कुंडी अपने आप घूमी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसी वक्त ऊपर से आवाज आई, मां जी। धीमी, खींची हुई और ठंडी। रात को जब सब सो गए, अनया जागी। उसने सुना कोई सीढ़ियों पर चल रहा है, छोटे छोटे कदम, धीरे धीरे, टक टक टक। वो बिस्तर से उतरी और ऊपर गई। ऊपर का दरवाजा आधा खुला था। उसने झांका। कमरे के भीतर दीवार पर कोई साड़ी टंगी थी, लाल रंग की। पास में एक पुराना दर्पण रखा था और उसमें धुंधली परछाई थी, एक औरत की। अनया बोली, आप कौन हो? औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहां रहती हूं, तू नई है?
हाँ, पापा ने ये घर लिया है। अच्छा, अब हम सब साथ रहेंगे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर लाल साड़ी का किनारा हिल रहा था, हवा न होने पर भी। सुबह अनया ने रजनी से कहा, मां, ऊपर वाली आंटी बहुत अच्छी हैं। रजनी ने पूछा, कौन सी आंटी? जो लाल साड़ी पहनती हैं, उन्होंने मुझे दुपट्टा दिया। रजनी का दिल धक से रह गया। कौन आंटी बच्ची? वो कहती हैं, अब कोई मुझे बांध नहीं पाएगा। रजनी ऊपर भागी, पर कमरा खाली था। फर्श पर राख के बीच कुछ लिखा था, मुझे मत बांधो। उस शाम से हवेली की हवा बदल गई। दरवाजे अपने आप खुलते, ताले अपने आप बंद होते। रात में सीढ़ियों से किसी औरत की पायल की आवाज आती, और हर बार वह अनया के कमरे के बाहर रुकती। रजनी ने रामनाथ से कहा, ये घर छोड़ दो, ये हवेली जिंदा है। रामनाथ ने गुस्से में कहा, बस करो अब ये पागलपन। वो ऊपर गया, दरवाजा खोला और देखा बीम से वही लाल दुपट्टा लटक रहा था। वो कांप गया। ये यहां कैसे? पीछे से आवाज आई, क्यों बांधते हो हमेशा? कभी खोलकर भी देखा है? उसने पलट कर देखा। सावित्री खड़ी थी, वही आंखें, वही मुस्कान। तुम? नहीं, उसने कहा। अब हम? सुबह गांव वालों ने आवाजें सुनी, हवेली से चीखें, धुआं और जलने की गंध। जब लोग अंदर पहुंचे, सब गायब था। न रामनाथ, न रजनी, न अनया। बस ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद था, अंदर से। ताले पर अब कोई नाम नहीं था, बस एक उकेरी हुई लकीर जो राख में बदलती जा रही थी। उस दिन से उस कमरे को कोई नहीं खोल सका। हर साल सावन की रात जब बारिश शुरू होती है, गांव के लोग कहते हैं, हवेली की बीम से फिर लाल कपड़ा झूलता है, और उसकी छाया में एक बच्ची खेलती दिखाई देती है, हंसते हुए कहती है, अब मैं बांधूंगी। हवेली आज भी खड़ी है, उसके भीतर ताले बंद हैं, पर आत्माएं खुली हैं। जो भी वहां ठहरता है, उसे रात में बस एक आवाज सुनाई देती है, धीमी, हवा में तैरती हुई, मुझे मत बांधो। शादी के बाद का कमरा, एक ऐसा कमरा जो कभी किसी का नहीं रहा, क्योंकि जो एक बार उसमें ठहर गया, वो हमेशा वहीं रह गया।